हाँ जी गाइस, एवरीवन, हेलो, नमस्कार। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। देखो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है बहुत इजी। रूरल डेवलपमेंट, बेसिक अगर थॉट लगाए ना चैप्टर का नाम सुनते ही, तो सर इमेजिनेशन में आता है गांव में रोड बनना, मतलब एजुकेशन की फैसिलिटी, वहां पे क्रेडिट, मतलब बैंक खुलना, ये सब रूरल डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली बट इस चैप्टर को हमको 12th क्लास के अकॉर्डिंग दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहला टुकड़ा जो है उसका नाम है लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मींस कॉमन चैलेंजेस। रूरल डेवलपमेंट में कॉमन चैलेंजेस क्या क्या आए हैं और आ रहे हैं, आज दिन तक भी वो एक चैलेंज, चुनौती है। और एमर्जिंग चैलेंज, आज की दुनिया पिछले 5-7 सालों से जो एक एमर्जिंग चैलेंज गांव वालों के लिए सामने आए हैं, वो क्या है, चुनौती। मींस जैसे कि अपन बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक एमर्जिंग चैलेंज है गांव वालों के लिए। मतलब कि आज हम सब भी क्या चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहते हैं। तो गांव वालों को अब इस बारे में सीखना, ये एक एमर्जिंग है, आज की दुनिया लेके आई है। तो इस चैप्टर को दो टुकड़ों में बांट के सबसे पहले शुरू करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गाइज आई जस्ट कैन से इस चैप्टर के नोट्स रिटर्न में तुम्हारे लिए बनाना सेम मैनर में विल बी वेरी इजी। एंड इस चैप्टर में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसके लिए तुमको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड या कुछ समझने की जरूरत है। बहुत ही कॉमन नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज भी चलेगी। तो शुरू करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस में। सबसे पहली चुनौती गांव वालों के सामने जो है और आई थी, वो है रूरल क्रेडिट। सर रूरल क्रेडिट, पहले तो बेसिक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में लेके आओ, पहला बैंक गांव में कौन सा खुला होगा? चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें आएगा। पहला बैंक जो खुला होगा वो चीज। दूसरी, सरकार ने पहली क्रेडिट फैसिलिटी कैसे और किसको और क्यों प्रोवाइड करी होगी गांव में? ओके, गांव में जो अपन ने फेमस आज दिन तक सुना है क्रेडिट देने के लिए, वो होते हैं मनी लेंडर्स, रिलेटिव, ये सब इसको क्या बोलते हैं? शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। कोई भी क्रेडिट वैसे 3 तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। आज गांव वाले फार्मर 1 साल के लिए बीज या फिर अपनी फसल उगाने के लिए उनको खाद खरीदनी है, कुछ भी, तो ये छोटे मोटे लोन वो जो लेते होंगे उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो 1 साल के लिए होता है। जनरली इसका अमाउंट भी फिक्स होता है। 5 साल के लिए जो लोन लिए जाते हैं 5 साल की दरों के लिए, वो होते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। ट्रैक्टर के लिए कोई लोन ले लिया या किसी चीज के लिए, मशीन के लिए ले लिया, कुछ लाखों में लोन ले लिया, तो आ गया मीडियम टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जब जमीन खरीदनी है गांव वालों को, तो फार्मर्स को जमीन खरीदनी है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट 5 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं। तो ये पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब गांव वालों के पास 2 रास्ते हैं लोन लेने के लिए। एक तो वो जाते हैं मनी लेंडर के पास या फिर अपने रिलेटिव के पास, जो कि बहुत ज्यादा ब्याज के साथ उनको लोन देते हैं। उनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सो मींस देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। कौन सा पहला? सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में पहला है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आरबीआई चला रही है, जिसका हेड आरबीआई है, वो पहला सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दूसरा सोर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। अच्छा सर, इंस्टीट्यूशनल सोर्स की थोड़ी जर्नी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में आ सकती है। आप लोगों के दिमाग में एक वर्ड डाल दूं, नाबार्ड। ये सुनते ही एक बार दिमाग में आना चाहिए, सर इसका ये कहीं ना कहीं सुना हुआ है, वो बैंक से रिलेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, जर्नी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ओके, तो ये आप देखो, जर्नी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक की जर्नी चालू कैसे हुई गांव में, जो मैं अभी आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले आई थी 1950, मतलब आजादी के जस्ट बाद 2 साल बाद, जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी, जिन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बनाए थे। चैप्टर 3 आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, उसमें सबसे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी। चैप्टर 3 में मैंने आप लोगों को जनरल रिफॉर्म पढ़ाया, उसमें भी ये टॉपिक पढ़ाया है। ओके, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल गए, उन्होंने एक अपना अध्यक्ष सेलेक्ट कर लिया, भाई हमारा हेड रहेगा, और वो डायरेक्ट चैनलाइज होने लग गए स्टेट से, मतलब कि राज्य सरकार से, स्टेट से डायरेक्टली चैनलाइज होने लग गए कि वहां से फंड यहां आने लग गया। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी तो बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल वर्क कर रही है, आज भी है, बट प्रैक्टिकली इसने उस वक्त हर जने को लोन देने के लिए हां नहीं करी। इसके पास जो लोन था, क्योंकि वो सिर्फ 10% था और रिक्वायरमेंट 100% थी, मींस इट वाज ओनली एबल टू प्रोवाइड 10% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, a group of farmer and rural people formed this society which helped in channelizing fund direct from the state to the rural people. पहली चीज, but it was not able to provide sufficient fund. पहली दिक्कत, जिसके कारण आगे की जर्नी में सरकार को और सोचना पड़ा। तो ये सफिशिएंट फंड नहीं दे पा रही थी, तो सरकार ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो पहला
गांव में कमर्शियल बैंक, मतलब आप ये भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैंक खुला जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। 1950 में ये था, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी चीजें हेल्प करी गांव वालों को, लोन भी दिया, सब कुछ दिया, बट अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पे अटक गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बट एसबीआई वाज अनेबल टू रीच टू हाईली रिमोट एरिया, छोटे छोटे गांव में नहीं पहुंच पाया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आने के बाद बहुत सारे बैंक और भी आए, कमर्शियल बैंक दूसरे और आए, पर कमर्शियल बैंक के आने से भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों, क्या हुआ? हर एरिया में आज जैसे आप देखो राजस्थान में पानी की ज्यादा कमी है और सबने एक ही पॉलिसी बना दी, लोन देना है, लोन देना है, लोन देना है। किसके लिए लोन देना है? गांव वालों को लोन लेना आता भी है कि नहीं आता है? वो लोन ले रहे हैं तो उनको खरीदारी करना आता है कि नहीं आता है? कहां से आगे खरीदारी करनी है, किस चीज की करनी है, सही भाव क्या है? तो सरकार ने बोला कि एक काम करना पड़ेगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग दिक्कतें हैं, हर रीजन के लिए अलग अलग दिक्कतें हैं। तो अभी आपको ओपन करे सरकार ने रीजनल रूरल बैंक। सर अब ये कौन सी नई कहानी है? ये है कमर्शियल बैंक। रीजनल रूरल बैंक पहली बार ओपन हुए हैं 1975 को ओपन हुआ है, मतलब कि अपन इस ईयर की बात कर रहे हैं, करीब 20 साल बाद रीजनल रूरल बैंक ओपन हुए। 20 साल तक इन कमर्शियल बैंक ने अच्छा खासा लोन प्रोवाइड किया, सक्सेसफुल स्टेज पे थे। रीजनल रूरल बैंक ओपन हुए, हर रीजन के लिए अलग अलग पॉलिसी आई, हर एरिया के लिए अलग अलग पॉलिसी निकाली गई। इस रीजन में पानी की कमी है, इधर पानी की व्यवस्थाएं लाओ, उसके लिए लोन दो, उसके लिए कुछ नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। तो रीजनल रूरल बैंक सबसे सक्सेसफुल निकले। पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। दीज बैंक्स ऑपरेट एट डिफरेंट रीजनल एंड स्टेट लेवल एज पर द स्टेट नीड्स। आगे पढ़ो। दे ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड हेल्प टू द रूरल पीपल अदर देन क्रेडिट। सिर्फ लोन के लिए नहीं, ये गांव वालों को और भी दूसरी चीजें, मैं आपको फर्टिलाइजर कहां से खरीदना चाहिए, ट्रैक्टर का हम वहां पे डायरेक्टली महिंद्रा में पैसा डाल देते हैं, आप वहां से ट्रैक्टर ले लो। तो ये सब चीजें रीजनल रूरल बैंक करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को फेस होने लगी वो कि भाई इन सब का एक हेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई वाज नॉट एबल टू हैंडल एवरी एक्टिविटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार ने बोला कि एक हेड बनाओ और उस हेड का नाम रखा गया और बनाया गया 1982 में एक हेड सुपरवाइजर, या फिर मैं बोल सकता हूं एक एपेक्स, सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी, उसका नाम है नाबार्ड। फुल फॉर्म है नेशनल, मतलब NA, बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स फंडिंग एजेंसी गांव की, आप जो भी XYZ गांव में रोड बन रहे हैं, गांव में कोई MSP पॉलिसी आ रही है, गांव में कोई बिजली की व्यवस्था आ रही है, गांव में कोई नई योजना आ रही है, ये सब नाबार्ड के हाथ में। मतलब नाबार्ड इज द एपेक्स फंडिंग एजेंसी टू द रूरल पीपल and it supervises and fund every bank at the rural level। मतलब ये अब बन चुका है चेयरमैन ऑफ एवरी बैंक, हेड ऑफ एवरी बैंक। तो ये हेड बन चुका है, हर बैंक को लाइसेंस देना गांव के अंदर, हर बैंक की व्यवस्थाएं सुधारना, हर बैंक के अंदर कौन सा काम क्या कैसे करेंगे, उसके पर्सोनल को डेवलपमेंट कैसे करना, सब नाबार्ड का काम है। नाबार्ड को इतना छोटे में अपन नहीं ले सकते, 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज इसके लिए नाबार्ड के लिए इसका शॉर्ट नोट में यहां पे स्क्रीन पे सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, पढ़िए इसका शॉर्ट नोट और स्क्रीनशॉट खींचेगा। एक उसका स्क्रीनशॉट खींचने से पहले ये पूरी जर्नी है रूरल क्रेडिट की, ये इतनी और इट्स लैंग्वेज में काफी है। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा नाबार्ड। ओके गाइज, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रूरल मार्केटिंग, मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये क्या है? अच्छा सुन के पता है, मार्केटिंग वर्ड जब दिमाग में आता है ना तो कैसा लगता है यार, कुछ बेचने की बात करी जा रही है या कुछ अपने को सेल करना है। रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये क्या टॉपिक है? पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैंने स्प्लिट ऐसे कर रखा है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा की पूरा। अब अपन इस टॉपिक पे आ रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब साउंड ऐसा कर रहा है सर खाली खेतों में गेहूं बेचने का काम होगा, पर ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्चुअली इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम कटिंग द क्रॉप्स टिल द सेल ऑफ द क्रॉप्स। मतलब कि सर आप कहना चाह रहे हो पहले गेहूं कट रही है, फिर गेहूं कटने के बाद वो जा रही है ग्रेडिंग के लिए कि A ग्रेड की गेहूं है, B ग्रेड की, ये भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट है क्या? हाँ ये भी पार्ट है। फिर वो जो गोडाउन में वेयर हाउस जिसको बोलते हैं वहां जा रही है, ये भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट है। फिर वो जो गोडाउन से फिर आगे जा रही है, फिर उसकी प्राइसिंग और ये सब डिसाइड होती है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ये भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट है। मंडी पहुंचती है, मंडी इंग्लिश में बोलूं तो रेगुलेटेड मार्केट में पहुंचती है, ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। मतलब सरकार ने इसके लिए आज दिन तक बहुत कुछ किया है। वेयर हाउस खुलवा के दिए हैं, प्राइसिंग के लिए एमएसपी पॉलिसी चालू करवा के दिए। तो ये सब चीजें क्या हैं, कैसी हैं? सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस फ्रॉम कटिंग ऑफ क्रॉप्स टिल द सेल ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आप लोग इस चीज को देखो, समझने के लिए सिर्फ लिखनी नहीं है, एक बार
फ्रॉम कटिंग देन क्रेडिंग होती है, देन वेयर हाउसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन प्राइस डिसीजन होता है और लास्ट सेल इन रेगुलेटेड मार्केट। अब मेन टॉपिक इस चीज का आ रहा है, व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सरकार ने आज दिन तक क्या क्या किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिए। तो आते हैं उस टॉपिक पे अपन। ओके गाइस, तो अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव? सरकार ने आज दिन तक खेती बाड़ी के सामान को, क्रॉप्स को बिकवाने के लिए क्या क्या किया है, मतलब आज दिन तक गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें चालू करी है। पहली चीज जो सरकार ने चालू करी वो है मंडी, रेगुलेटेड मार्केट। अब सर रेगुलेटेड वर्ड ये है क्या? रेगुलेटेड मतलब पूरा जो जिस पे ध्यान रखा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, जिसके अंदर फार्मर को फेयर प्राइस मिलती है। ये जो अपन मंडी देख रहे हैं ना, कृषि मंडी हो गई या फिर सब्जी मंडी हो गई, ये मंडी सरकार ने बनाई है, जिसमें फार्मर आता है, खुशी खुशी भाव तय करता है और बेचता है। अब भाव कैसे तय होता है सर? ये ऐसे कैसे प्राइस तय होती है? फार्मर आके डायरेक्ट ट्रेडर से मिल लेता है क्या? नहीं, उसके लिए मार्केट कमेटी बैठी हुई है। वो कमेटी वहां पे, उनमें ऐसे जने बैठते हैं, एक जो फार्मर के हित के लिए बोलेगा, फॉर फार्मर मतलब फार्मर के लिए बैठा हुआ है, एक ट्रेडर व्यापारियों के लिए, और एक सरकार के लिए बैठा हुआ है। तो ये पूरी कमिटी मिलके सर फार्मर को गाइड करती है कि ये माल उनको इतने में बेचना है, इसको बेचना है, ट्रेडर आपस में डिसाइड करते हैं। तो ये पूरा सरकार ने सिस्टम चालू किया है। तो फार्मर को एक चीज सरकार ने सपोर्ट कर दी, उनको ये पता पड़ गया कि हमको माल जो है गेहूं उगानी है, काटनी है, अब उनको पता पड़ गया बेचनी का है। पहले क्या होता था, इंटरमीडियरीज आते थे और लूट लेते थे, बोलते थे नहीं 6 रुपए किलो में हमको बेच दो ना, आप वहां कहाँ जाओगे, बस यार इतनी गेहूं वेहूं लेके हम वहां पहुंचा देंगे, वहां पे हमारे को 6.5 मिलता है, आप 50 पैसे हमको दे दो इससे अच्छा। तो वो फार्मर को पता ही नहीं होता था। अब मंडी खुल गई, मंडी सरकार ने, तो मंडी से फार्मर को फेयर प्राइस मिलने लग गई। रेगुलेशन ऑफ मार्केट से फार्मर को क्या फायदा हुआ? फेयर प्राइस मिल गई, एंड इंटरमीडियरीज को फिर रिमूव कर दिया गया। मतलब इंटरमीडियरीज जो उनको चीट कर रहे थे, अनफेयर प्राइस, उनको हटा दिया गया। और सरकार ने क्या किया सर? सरकार ने दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट किए, बहुत खर्चे किए। सरकार ने गांव वालों को वेयर हाउसेस दिए। अब गेहूं उनकी जो फसल है काट देते थे, बट सही भाव नहीं मिल रहा होता था, या मार्केट में भी कुछ बहुत गेहूं ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो गेहूं लेके वो वेयर हाउस आ जाते थे। बहुत जने एप्पल, ये सारे क्रॉप्स, मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी। फिर सरकार ने बोला यार गांव वालों को दिक्कत आ रही थी कि यार ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, ट्रक इधर से उधर ले जाना, तो सरकार ने उनको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी। दीज ऑल फैसिलिटीज डेवलप्ड बाय सरकार या गवर्नमेंट कम्स अंडर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज सरकार ने जो करी। तीसरी चीज सरकार ने जो करी है वो क्या है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना दी। अब सरकार ने क्या बोला कि एक एक फार्मर 100 किलो गेहूं, कोई 500 किलो, कोई 600 किलो ऐसे लेके आता है। तो सरकार ने उनको बोला एक ये सोसाइटी बन गई है, आप 10-15 जने ये अपना ग्रुप बना के इधर आओ। वो ग्रुप पूरा, मतलब वो फार्मर का ग्रुप एक साथ अपनी गेहूं बेचेगा। तो उससे फार्मर्स को भी फायदा मिला, क्योंकि एक साथ गेहूं बेचने से क्या, ट्रेडर भी खुश हो रहा था कि भाई एक साथ माल आ रहा है, अब भाव भी मैं बढ़िया आपको सबको 12 रुपए दे रहा हूं। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग, these societies formed group of farmers which encourage collective sale। सारे फार्मर के एक साथ गेहूं बिकने लगे, known as collective sale, which helps them to get better prices, fair prices। ये फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड करी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक्स 12th क्लास के इसमें तो आ ही जाती है, एमएसपी पॉलिसी, चाहे इस चैप्टर में आ जाए, चाहे चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म में आ जाए। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी पॉलिसी चालू करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। सरकार ने बोल दिया फार्मर्स को कि अगर आपका गेहूं मार्केट में सही भाव में नहीं बिकेगा, तो ये मिनिमम भाव हम आपको लिख के दे रहे हैं, इस भाव में हम आपसे खरीदेंगे, चाहे 1000 किलो हो, चाहे 10,000 किलो हो, हम आपसे मिनिमम भाव में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मींस इफ देयर इज नॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट, देन गवर्नमेंट विल परचेज द फार्मर्स प्रोड्यूस्ड एट अ मिनिमम प्राइस। अब इससे फार्मर को पता पड़ गया यार गारंटेड इतना भाव तो मिलने ही वाला है, ग्रो करो गेहूं और ग्रो करो चावल, ग्रो करो ये। तो सरकार ने एमएसपी पॉलिसी प्रोवाइड करी। अब सरकार इस गेहूं का क्या करे? इस गेहूं को, इस शुगर को, इस व्हीट को, मतलब चावल गेहूं, ये सरकार जो खरीद रही है, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और ये बफर स्टॉक यूज होता है राशन की दुकानों में, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रीड कर लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड फार्मर्स टू पे अ मिनिमम प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस्ड। The stock collected in this is known as buffer stock, and buffer stock is used in public distribution system या राशन शॉप्स। प्रॉपर लैंग्वेज तो इसकी गाइस एक बार पढ़नी पड़ेगी। तो ये देखो क्वेश्चन और खींचो स्क्रीनशॉट। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एमर्जिंग चैलेंज क्या है? ये एमर्जिंग चैलेंज है जो आज की डेट में चुनौती आई है। क्या चुनौती आई है आज की डेट में? गांव वालों के सामने सबसे पहली चुनौती जो आई है आज की डेट में, मतलब मैं कहने का मतलब 5-10 सालों में वो आई है। सबसे पहली चुनौती एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफिकेशन वर्ड कितनी बार आ गया, अभी 4th चैप्टर में पढ़ा, 5th चैप्टर में पढ़ा, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन भी ऐसा ही है, इंडस्ट्रीज अलग अलग खुली, वैसे खेतीबाड़ी करने वाले लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, मतलब एक एक 15-15 लोगों का परिवार खेतीबाड़ी में आ गया है, जरूरत 5 लोगों की है, 15 लोगों का परिवार खेतीबाड़ी में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनको ये बताया जाए कि भाई आप लोग यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करके वो प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मिंग करके वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, हॉर्टिकल्चर करके मतलब आप लोग फ्लावर्स है, मशरूम है, इतने सारे चीजें ग्रो करके आप लोग वो बेच सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री खोल सकते हो कि आप भाई आज जूतों की कंपनी है, उनके आप सोल बनाओ, जूतों की कंपनी को वो दो। तो ये सारी चीजें गांव वालों को सिखाना ये एक चुनौती है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, विच इज अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग चैलेंज। एक बार पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एज ड्यू टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, रिक्वायर्ड नंबर से भी ज्यादा, व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। As due to disguised employment, it is required to shift population of agriculture to other sectors such as एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसकी डिटेल अपन अभी पढ़ रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो देखो इसकी डिटेल क्या है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं अपन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में नॉन फार्म मतलब खेतीबाड़ी से लोगों को निकाल के दूसरी चीजों में लाना था, उनकी अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या होता है, स्पेसिफिक आता है गाइस। जैसे कि मान लो आ गया एनिमल हस्बेंड्री, स्पेसिफिकली पूछेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल डेवलपमेंट या फिर इन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का पहला पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। देखते हैं अपन आज की डेट में अगर देखा जाए 70 मिलियन फार्मर्स को और लैंडलेस लेबर्स को अभी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से वो लोग एनिमल हस्बेंड्री में आए। मतलब आप सोच सकते हो 70 मिलियन फार्मर्स जो कि एक अपन बोल सकते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड थे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोग खेतीबाड़ी में जो काम कर रहे थे। अब देखते हैं अपन मिल्क प्रोडक्शन भी इसी में आता है, और अगर अपन बात करें वूल, ये सिल्क, ये सारी चीजें, ये सब कहां से आती हैं, ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। तो मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स बिटवीन 1980 एंड 2009। And lastly, meat, eggs, wool and other byproducts are also part of animal husbandry. Byproducts क्या होते हैं, byproducts जो किसी के सपोर्ट में होते हैं, जैसे कि आज मीट किसी और के थ्रू बेस्ड है, मतलब मीट तभी होगा जब अपने पास चिकन और ये सब चीजें होंगी, मतलब इन शॉर्ट ऐसे प्रोडक्ट जो किसी और प्रोडक्ट पे बेस्ड है, तो वो कहलाते हैं बाय प्रोडक्ट्स। आज ऑयल है वो बेस्ड है क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल बेस्ड है क्रूड ऑयल पे, तो वो बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इतनी सारी चीजें अपने को लिखनी है, डिटेल में कैसे लिखनी है इसका क्वेश्चन अभी तीनों चीज पढ़ाऊंगा, फिर आप देखना। दूसरा पॉइंट है फिशरीज, इसका फैक्ट देखना आप, करीब 0.8% जीडीपी फिशरीज से आ रहा है। सोच सकते हो आप, भारत देश का करीब करीब 1% प्रोडक्शन जो है, जो पैसा आ रहा है 1% पैसा पूरे भारत में वो फिशिंग से आता है और दूसरे मरीन प्रोडक्ट से आता है। ये मेनली जो है केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ये है, और आप विश्वास नहीं करेंगे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा विमेन एम्प्लॉयमेंट इसी फिशिंग के बिजनेस में। मतलब मेनली अगर देखा जाए केरल, यहां की 60% महिलाएं, विमेन आर एम्प्लॉयड अंडर दिस सेक्टर फिशिंग। डायरेक्टली नहीं, फिशिंग नहीं करती, बट इनडायरेक्ट वे में सेलिंग में सबसे ज्यादा विमेन है। सो फिशरी 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी इज फ्रॉम फिश एंड अदर मरीन प्रोडक्ट्स। फिशिंग इज बिकम द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट, एंड केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर सम रीजन्स which has the major population engaged in fishing, and जो सबसे ज्यादा जीडीपी फिशिंग से रेज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हॉर्टिकल्चर। वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉर्टिकल्चर क्या है, आज आप लोग देख रहे हैं फ्लावर्स, सबसे फ्लोरिस्ट से अपन खरीद रहे हैं, ये पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। इसके लिए अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, वो डोम बनाने पड़ते हैं ग्रीन वाले, तो ये है कोकोनट है, इसके लिए अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो दीज आर नोन एज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बनानास, मैंगोज, मशरूम्स, ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। गांव वालों को सिर्फ यही चीज पता थी, गेहूं है भाई, चावल है। हॉर्टिकल्चर, बनानास, कोकोनट्स, कैशूज, मैंगो एक्सेट्रा आर अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। Flowers are also a part of horticulture, and horticulture के लिए guys very important point, golden revolution चालू किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है आपने, 1951 में चालू हुआ था। क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन? गेहूं और चावल के लिए चालू किया था, जो अपन ने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले हुआ था, उसके बाद 1991 में प्राइवेट सेक्टर आया, तब गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैशू नट्स, ड्राई फ्रूट, ये एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, आर ग्रेट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, स्पाइसेस, ये सब चीजें आई, और उसका नाम क्या रखा चालू करने का? गोल्डन रिवॉल्यूशन।
पर अगेन वापस प्रॉपर लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी। तो अभी इस टॉपिक की प्रॉपर लैंग्वेज क्या होगी, ये देखो इसका क्वेश्चन पूरे टॉपिक का तीनों का, और खींचो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपन लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर के एंडिंग पे। वैसे 2021 के सिलेबस में ये चीज कट चुकी है, बट डिस्कस कर लेते हैं, इजी है बहुत। एमर्जिंग चैलेंज में आज की चुनौती ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग वो फर्टिलाइजर वाला खाना खाएं जो कि ग्रो तो जल्दी हो जा रहा है, जीडीपी तो जल्दी बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली इतना हेल्थ के लिए सही नहीं है। इतना ज्यादा फर्टिलाइजर जमीन को, लैंड को डिग्रेड कर रहा है, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड लैंड को डिग्रेड कर रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन। तो अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई आज के लिए तो जमीन बचे ही, फ्यूचर में भी वो जमीन यूज कर पाए, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इतनी एक्सप्लॉइट ना हो जाए कि वो फ्यूचर के लिए बर्डन बन जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड इन विच ऑर्गेनिक मेथड्स आर यूज्ड। व्हाट आर ऑर्गेनिक मेथड्स? यूजिंग काउ डंग, मतलब एक तरह से काउ डंग को यूज करना खाद के तौर पे, ताकि फर्टिलाइजर्स की जरूरत ना पड़े। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी के लिए इमर्जिंग चैलेंज है। इसका आप एक काम करें, इसका सीधा आप ये एक बार क्वेश्चन देखें, बेसिक इसमें और कोई डिटेल नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सीधा आप क्वेश्चन देखें, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। होप सो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइज अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेज करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।